सो देखो बेटा, कल आप डिस्कस किया सी स्टैंडिंग वेव के बारे कि एक्चुअली स्टैंडिंग वेव दो प्रोग्रेसिव वेव्स नू मिला के बनती, पर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि अगर असी चाहते हैं कि असी दो प्रोग्रेसिव वेव्स नू मिला के स्टैंडिंग वेव बनाइए, तो पहली शर्त तो यह है कि दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स की नेचर सेम होनी चाहिए है। मतलब या दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होन या दोनों ही ट्रांसवर्स होन। दूजी शर्त यह है कि दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स जिहड़ियां आ वो सेम वेवलेंथ दियां होनियां चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि वो दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन च प्रोपोगेट करनियां चाहिए, तो फिर दोनों मिला के स्टैंडिंग वेव बना सकती हैं। और फिर आप बेटा गल की सी कि जदों भी स्टैंडिंग वेव बनेगी तो मीडियम के अंदर कुछ पॉइंट्स इदां दे होणगे जिहड़े कि परमानेंटली रेस्ट पे होणगे, जिन्होंने असी नोड्स का नाम दिता सी, ते कुछ पार्टिकल्स या पॉइंट्स इदां दे होणगे जिहड़े हमेशा मैक्सीमम एंपलीट्यूड नाल वाइब्रेट करनगे, तो उन्होंने असी एंटी नोड का नाम दिता सी। और उस तो बाद असी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की भी गल की सी। हुण देखो बेटा, अगर असी हाँ जी अच्छा तो अगर तुसी बेटा प्रैक्टिकली स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन चाहते हैं तो उहदे लई असी जो एग्जाम्पल सिलेक्ट की है अज वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग। तो मान लो थोड़े कोल एक स्ट्रिंग है, तो आ जी स्ट्रिंग है थोड़े सामने, तो यदी लेंथ है बेटा एल। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है और तुसी देख रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स्ड है, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अच्छा, हुण एक गल होर नोट कर लो पुत्र, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जदों भी थोड़े सामने कोई भी स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग होएगी, स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग, तो स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग के अंदर हमेशा जिहड़ी मैकेनिकल वेव एग्जिस्ट करेगी ओदी नेचर किहड़ी होएगी, ट्रांसवर्स नेचर। ये नोट कर लेना है ना कि स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली, ट्रैवल करने वाली, प्रोपोगेट करने वाली जो मैकेनिकल वेव है वो हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल पॉसिबल नहीं है। दूसरी गल, जिहड़ी स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग है उहदे अंदर ट्रैवल करने वाली, प्रोपोगेट करने वाली ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की वेलोसिटी जिहड़ी है वो आपां किहड़े फार्मूला तो दसदे हैं। मतलब हुण तुसी कहोगे कि ये जिहड़ी स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग है वो जे असीं प्रैक्टिकली गल करिए, एग्जाम्पल नाल समझण की कोशिश करिए, तो जिहड़े बेटा तुसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, गिटार है, सितार है, तो इन्हां दे उपर तारां लगियां वा और उन्हां तारां नूं हिला के ही है ना म्यूजिक क्रिएट किया जाता वा, जनरेट
तो ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਹਨਾ, ਗਿਟਾਰ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਵੇਵ ਦੀ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, आज मैं इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ कि velocity of mechanical wave propagating in a stretched wire भी कह सकते हैं, string भी, तो वो ਹੁੰਦੀ है ਪੁੱਤਰ अंडर रूट T by mu। T है टेंशन इन द स्ट्रिंग और mu है लीनियर मास डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ। तो हुण देखो पुत्र, हुण बड़ी इंपॉर्टेंट गल आनी है तुहाडे सामने, वो की है? एक हुंदी है टर्म असी आम तौर पे यूज करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब असी लैने आ मास पर यूनिट वॉल्यूम। जिहड़ी डेंसिटी है वो नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंडेंट है। हुण अगर मान लो तुहाडे सामने दो वायर्स है, दोनों ही स्टील दियां बनियां, स्टील वायर्स है, पर एक पतली वायर है, एक मोटी वायर है। तो दोनों ही स्टील वायर्स जिहड़ियां वा, चाहे वो मोटी है चाहे पतली है, उन्हां दी डेंसिटी सेम है, बराबर है, पर लीनियर मास डेंसिटी च फर्क होएगा। तो लीनियर मास डेंसिटी दोनों दी सेम नहीं होएगी, मतलब किसी भी वायर दी लीनियर मास डेंसिटी उहदे मटीरियल दे नाल नाल उहदी थिकनेस ते भी डिपेंडेंट है। तो उहदे लई हुण आपां गल नूं समझीए, क्योंकि तुसी लोग जानते हैं पुत्र कि जिहड़ी वायर है ना वो सिलेंड्रिकल शेप दी हुंदी है, ते सिलेंडर दी लेंथ भी हो सकती है, जिन्हों हाइट भी कह सकते हैं, ते रेडियस भी होएगा। तो इस कारण करके जदों आपां वायर की गल करते हैं, हैविंग रेडियस r ते लेंथ l, तो हुण मास ते ओवर लेंथ, जिहड़ा मास हुंदा वायर दा वो आपां लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी का मास की आपां लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो रो है, डेंसिटी है रो, ते वॉल्यूम की बनेगा वायर दा। तो वायर क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप च, तो दा वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ। तो एल एल कटे गए पुत्र, तो हुण आ जिहड़ा रिजल्ट आया लीनियर मास डेंसिटी, मास ओवर लेंथ, तो वो आ गया डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डेंसिटी ਜਿਹੜੀ है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी ਨੂੰ डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये फार्मूला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ पाई का कांस्टेंट भी है, ਜਿਹੜਾ रो है डेंसिटी वो तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल ते नाल आ गया रेडियस। रेडियस का मतलब ਜਿਹੜੀ वायर मोटी होएगी ਉਹਦੀ लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा होएगी, ਜਿਹੜੀ पतली होएगी ਉਹਦੀ लीनियर मास डेंसिटी घट होएगी। तो इस करके अपने आप नू क्लियर कर लेना कि एक टर्म हुंदी है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक्चुअली डेंसिटी का पूरा नाम है वॉल्यूम मास डेंसिटी, पर उन्होंने रूटीन च यूज करन करके असी शॉर्ट करके डेंसिटी बोल दिंदे हैं। तो साडे दिमाग दे विच पुत डेंसिटी का मतलब है मास ओवर वॉल्यूम, पर लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। और लेंथ जिहड़ी है वो तो वायर दी हो गई, मास भी उसे वायर का हो गया। तो आपां जदों उहनूं मास नूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दी टर्म च स्प्लिट कीता, तो उत्थों पता लगा कि जिहड़ी लीनियर मास डेंसिटी है ना किसी भी वायर दी, वो ओहदी
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥਿਕਨੈਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो इस तक कोई डाउट है तो दसो, बोलो बेटा। ठीक है, हुण पुत्र दो गल्लां तुहानू पता लग गईयां अज तो बाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स लई भी, सब्जेक्टिव टाइप लई भी, प्लस कंपटीशन लई। तो किसी भी स्ट्रेच्ड वायर के अंदर वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव अंडर रूट टी बाय म्यू है। टी का मतलब टेंशन, म्यू का मतलब लीनियर फ्लूइडिटी। हाँ जी, और जो बेटा लीनियर मास डेंसिटी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी इनटू पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। तो इथों साफ पता लग रहा कि किसी भी वायर की जिहड़ी लीनियर मास डेंसिटी है वो मटीरियल दे नाल नाल थिकनेस ते भी डिपेंडेंट है। तो अगर दो सेम मटीरियल दियां बनियां होईयां वायर्स की थिकनेस च फर्क है, एक मोटी है एक पतली है, तो मोटी वाली की लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा होएगी ते जिहड़ी पतली वाले की घट होएगी। पर डेंसिटी दोनों की सेम होएगी क्योंकि डेंसिटी मटीरियल पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे नहीं करती। हुण पुत्र ये रिजल्ट है, आपां नोट कर लेना अंडरलाइन करके। देखोगे हुण तुहाडे सामने पुत्र आ है एक वायर, स्ट्रेच्ड वायर जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है और इसकी लेंथ L है। हुण तुहानू दस्सिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ गिटार है, सितार है, ये ਜਿਹੜੇ इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इन्हां दे उपर तारां लगियां होईयां स्ट्रेच्ड वायर्स। तो उन्हां तारां नू छेड़ के है ना, हिला के साउंड पैदा की जा रही है। तो जदों असी दा मतलब जिहड़ा गिटारिस्ट है या सितारिस्ट है जिहड़ा कि प्ले कर रहा, तो वो जदों इन्हां तारां नू हिलांदा वा हत्थ दे नाल, तां उस वक्त उन्हां वायर्स के अंदर वेव्स प्रोपोगेट करदियां वा और उहदे करके स्टैंडिंग वेव्स बनदियां। हुण तुहाडे दिमाग च आएगा कि स्टैंडिंग वेव्स किद्दां बनदियां। तो बेटा आ जिहड़ी तुहाडी वायर है, जदों आपां इहनूं लगातार हिलाउंदे आ इहदा हत्थ नाल, है ना, इदां हिला रहे हैं, तां जदों मैं इहनूं पहली बारी हिलाया तां इहदे अंदर प्रोग्रेसिव वेव पैदा हुई। हुण जदों मैं इहनूं हिलाया इहदे अंदर वेव पैदा हुई, तो वो वेव मान लो इस तरफ गई, इस तरफ गई। हुण जिहड़ी वेव इस तरफ गई है उन्हें एंड तो रिफ्लैक्ट होके वापस आना। तो जदों मैं इहनूं एक बारी हिलाया सिंपली, है ना, तो जिहड़ी प्रोग्रेसिव वेव पैदा हुई वो जदों एंड तो वापस आ रही है, तो जे मैं इहनूं दूसरी बार हिलाना वा तो की होएगा कि दूसरी बार हिलान ते की होया कि जिहड़ी वेव पैदा हुई वो उन्होंने आपां कह दिंदे आ इंसीडेंट वेव, ते जिहड़ी पहली वेव इंसीडेंट हुई सी वो वापस आ रही है रिफ्लैक्ट होके। तो रिफ्लैक्टेड और इंसीडेंट वेव्स दो प्रोग्रेसिव वेव्स हो गई हैं। तो इंसीडेंट और रिफ्लैक्टेड वेव की वेवलेंथ भी सेम हुंदी है और डायरेक्शन च की फर्क है, इंसीडेंट वेव और रिफ्लैक्टेड वेव ऑपोजिट डायरेक्शन च होण करके जदों आपस च मिलणगीਆਂ ਤਾਂ स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होएगी। सो ਇਹਦਾ मतलब तुसीं की समझ जाना कि जिहड़ी स्ट्रेच्ड वायर है ਉਹਦੇ अंदर स्टैंडिंग वेव ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ कौन जिम्मेवार है, इंसीडेंट ते रिफ्लैक्टेड वेव्स की सुपरपोजिशन। और क्योंकि इंसीडेंट और रिफ्लैक्टेड वेव्स हमेशा सेम वेवलेंथ दियां है, दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑपोजिट है, नेचर भी सेम है, इस करके दोनों स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। हुण होएगा कि जदों पुत्र आ जिहड़ी वायर है इहदे अंदर जदों स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उहदा जिहड़ा पैटर्न होएगा, है ना, वो किदां हो सकदा। तो थानू दस्सिया होया कि जदों भी किसी भी मीडियम च स्टैंडिंग वेव बनेगी तो नोड्स ते एंटी नोड्स बनणगे।
अच्छा, पर एक गल का ध्यान रख लियो, हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण जा रहा कि जिहड़ा बेटा फिक्सड है, फिक्सड एंड का मतलब उत्थे दा पार्टिकल फिक्सड है, मतलब वो जे वाइब्रेट करेगा भी तो उसका एम्पलीट्यूड जीरो ही होएगा, मतलब फिक्सड एंड दे ऊपर हमेशा नोड बनेगी। सो ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜੀ वायर है ये जो वाइब्रेट करेगी और ਇਹਦੇ अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो आ दोनों एंड्स के ऊपर हमेशा नोड ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों एंड्स का हमेशा फिक्स्ड है। अच्छा आ देखियो पुत्र दोबारा, तो आ जी वायर है जदों भी ਇਹਦੇ अंदर स्टैंडिंग वेव बनेगी वो इतना बनेगी कि दोनों एंड्स से नोड्स बननी दोनों एंड्स से नोड बननी है, पर मैं ਇਹਦੇ अलग-अलग पैटर्न्स ਨੂੰ शो ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। तो देखो ਹੁਣ बेटा ਇੱਥੇ ये अलग-अलग केसेस है, तीन की जगह 4 5 7 भी ਅਸੀਂ लिख सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी की हो सकती है कि जदों स्ट्रेच्ड वायर जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है ਉਹਦੇ ਚ स्टैंडिंग वेव बने ਤਾਂ ਉਹਦਾ पैटर्न इदां होएगा, इदां भी हो सकता, मतलब ਇੱਥੇ एंटी नोड, या इदां भी हो सकता, तो आ भी एंटी नोड ही है। दूसरा आ गया, तो जे इस वायर के अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो ਉਹਦਾ पैटर्न इदां भी हो सकता, इदां भी हो सकता, ते या इदां भी हो सकता। ਜਿਹੜੀ आ तीसरा केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ स्टैंडिंग वेव बन रही है ਉਹਦਾ पैटर्न इदां भी हो सकता, या इदां भी हो सकता। नोड एंड सो ऑन, मतलब अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो स्ट्रेच्ड वायर जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है, अगर ਉਹਦੇ अंदर स्टैंडिंग वेव ਦਾ ਆ पैटर्न बन रहा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ स्टैंडिंग वेव है ਇਹਦੀ वेवलेंथ मैक्सिमम है पर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, और जदों ਤੁਹਾਡੇ सामने स्ट्रेच्ड वायर ਜਿਹਦੇ दोनों एंड्स फिक्स्ड है ਉਹਦੇ अंदर बनन वाला स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव ਦੀ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होए ਤਾਂ उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जदों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की गल करनी है पुत्र, आपां ध्यान नाल गल सुनियो, वेवलेंथ मैक्सिमम है तो आपां मान लेने आ कि आ जिहड़ी फंडामेंटल पैटर्न बन रहा जिहड़ा जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो इस वेवलेंथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बोल दांगे λ1। मतलब ਅਸੀਂ अपने लिए सिंबल सिलेक्ट कर लिया कि अगर मेरे सामने एक स्ट्रेच्ड वायर के अंदर जिहड़ी स्टैंडिंग वेव बन रही है वो इदां बन रही है कि उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑटोमैटिकली मिनिमम होएगी क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उस वक्त की वेवलेंथ ਨੂੰ मैं नाम दे दिता λ1। हुण ये λ1 का लेंथ के नाल की रिलेशन बनेगा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए पुत्र, कल ਆਪਾਂ करैक्टरिस्टिक्स पढ़े सीगे कि जदों भी स्टैंडिंग वेव बनेगी
ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ λ/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੋਡਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ डायग्राम देखिए तो नोड तो लेके नोड तक दी दूरी L है ते जे आपां कल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की गल करिए तो नोड तो लेके नोड तक दी दूरी तो λ/2 होएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब λ1/2 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ L ਦੇ, तो λ1 हो गया 2L। तो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ कि अगर मेरे सामने एक स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग है जिहदे दोनों एंड्स फिक्स्ड है, तो ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेशनरी वेव्स बन रही डिफरेंट पैटर्न दियां, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ मैक्सिमम वेवलेंथ वाला पैटर्न है ਤਾਂ ਉਹ मैक्सिमम वेवलेंथ ਦੀ वैल्यू 2L ਦੇ बराबर होएगी। L ਦਾ मतलब उस स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग ਦੀ लेंथ है। और फ्रीक्वेंसी की होएगी पुत्र, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ਜਿਹੜੀ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ का प्रोडक्ट ਹੁੰਦਾ वेव वेलोसिटी, तो ਇਹਦਾ मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई वेव वेलोसिटी बाय लैम्डा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई वेव वेलोसिटी बाय λ1, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई v/2L। और v ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ स्टार्टिंग ਚ ਦੱਸੀ ਸੀ कि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ √ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਈ v। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिस ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ v/2L ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2L ਦੇ ਬਰਾਬਰ। और v ਦਾ मतलब वेलोसिटी इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਜਿਹੜੀ ਕਿ √ ਟੈਂਸ਼ਨ ਓਵਰ μ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ v/2L, ਇਹ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। और ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਵਾਲਾ ਵਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। अच्छा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਤਰ कि आ वाला पैटर्न अलग है, आ अलग है। तो आ ਜਿਹੜੀ वेव पैदा हो रही है, तो मान लो ਇਹਦਾ, तो आ पहला केस सी, तो आ वाला केस है, आ वाली वेवलेंथ है λ2। ਹੁਣ ਧਿਆन ਨਾਲ देखियो पुत्र, नोड तो नोड आ डिस्टेंस है λ/2 और आ भी है λ/2, तो आ डिस्टेंस हो गया λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू लैम्डा, वेवलेंथ के बराबर। और ये वेवलेंथ किसके बराबर है L दे। और ਇਹਦੀ फ्रीक्वेंसी ਕੀ आएगी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ v और आ L है ना, तो अगर मैं ਇਹਨੂੰ 2L लिखना तो ਇੱਥੇ मैं 2 लिख देना। ठीक है, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नालों डबल है। तो इस पैटर्न को कह देते हैं सेकंड हार्मोनिक। तो अगर थानू कोई कहे एग्जाम च किद्दां आना, थानू पुत्र उन्हें कहना वा एग्जाम दे विच कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड है, तो उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दे लिए सेकंड हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ करो, मतलब आ डायग्राम ड्रॉ करनी। अच्छा हुण क्योंकि आ जिहड़ा इहनू सेकंड हार्मोनिक क्यों किया, इस पैटर्न नू सेकंड हार्मोनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ਇਹਦੀ फ्रीक्वेंसी
ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਹੈ। तो आ ਜਿਹੜੀ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ਇਹਨੂੰ बेटा ਅਸੀਂ फर्स्ट हार्मोनिक भी कह देते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी कह देते हैं। अच्छा जे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੈਮਡਾ 3 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, ਆ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, ਆ ਵੀ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया लैम्डा बाय 2 into 3 टाइम्स। तो इनको आप लिखेंगे तो आ डिस्टेंस 3 into लैम्डा बाय 2 है, पर आवली लैम्डा आपका कितनी ली है लैम्डा 3, इस करके लैम्डा 3 बाय 2 और ये किसके बराबर है, आ डिस्टेंस किसके बराबर है l दे, इसका मतलब 2l by 3 और फ्रीक्वेंसी की आएगी v बाय लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करो कि देख रहे हैं कि ये ਜਿਹੜੀ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ, थर्ड हार्मोनिक। तो अगर आप इस गल ਨੂੰ एक्सटेंड करिए तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ कि ਜਿਹੜੀ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जिस ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਟਰਨ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗੀ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ nth ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ n into v by 2 है। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ तो अगर ਉਹਦੀ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज तो क्या 750 हर्ट्ज ਦੀ स्टैंडिंग वेव पैदा हो सकती है? नेवर। क्यों नहीं? क्योंकि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जिस ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। तो ये पॉइंट्स है जेडे थानू समझ होने चाहिए है। क्या वाकई समझ आ रही है गल? सारे नू आ रही समझ? सो जेडी थाडी बेटा ये केसेस है ना, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ डायग्राम ड्रॉ करनी आ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है, और कितना आ सकती वो कहेगा कि स्टैंडिंग वेव दी पैटर्न ड्रॉ करो फर्स्ट ऑर्डर ले या फर्स्ट हारमोनिक ले, तो फिर आप आ ड्रॉ करनी, जे सेकंड हारमोनिक है तो आ करनी, जे थर्ड हारमोनिक है तो आ करनी, ते जे फोर्थ हारमोनिक होए तो फिर ओदे च लग जाना। हुण एक गल होर इंटरेस्टिंग देखो, तुहानू कल दस्सिया सी पुੱਤ कि स्टैंडिंग वेव दे विच नोट तो लैके नोट तक मतलब दो कंजैक्टिव नोड वाले पोर्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੂਪ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ तो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਲੂਪ ਨੋਡ ਟੂ ਨੋਡ, और ਇੱਥੇ ਦੋ ਲੂਪਸ
ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ 3 ਲੂਪਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ फोर्थ हार्मोनिक होएगा ਉਹਦੇ ਚ 4 ਲੂਪਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 5th ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚ 5 ਲੂਪਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਓਵਰਟੋਨ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ nth ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ n-1th ਓਵਰਟੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਓਵਰਟੋਨ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਥਰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਓਵਰਟੋਨ ਡਰਾ ਕਰੋ, तो या फिफ्थ हार्मोनिक ड्रॉ करो या फोर्थ ओवरटोन ड्रॉ करो। तो ओवरटोन और हार्मोनिक ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जिस ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਓਵਰਟੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ?